नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने मुग़ल पीरियड के बारे में पढ़ा, मुग़ल काल के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत पर अनेकों आक्रांताओं ने आक्रमण किया और सभी ने यहाँ राज किया, उसी तरह से मुग़ल काल में मुग़ल भी यहाँ पर राज किए। उन्होंने अपना यहाँ राज्य स्थापित किया, जिसमें से मुग़लों का जो संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक तो अकबर को कहा जाता है, लेकिन उपस्थिति दर्ज किया बाबर ने। बाबर मूलतः तैमूर वंशज से था, इसकी माता मंगोल वंशज की थी, और चगताई वंशज इनका एक नया जो वंश था चगताई वंशज था, जिनको मुग़ल भी कहा जाता है। तो बाबर सबसे पहले भारत में आक्रमण किया 1518 में भेरा या भीरा का युद्ध हुआ और 1518 में बाबर भारत में अपना विजय अभियान शुरू करता है। पहला इसने 1526 में पहला पानीपत का युद्ध लड़ा। किससे? इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी को पराजित करता है और उसे हरा करके मार डालता है। फिर 1527 में खानवा का युद्ध होता है। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। फिर 1529 में घग्घर यानी घाघरा का युद्ध होता है। फिर 1530 में बाबर मर जाता है। यह क्रम रहता है, 4 साल बहुत ही अल्पकाल रहता है बाबर का भारत में। और भारत में इस तरह से बाबर अपने जो राज्य को बढ़ाता है और 1530 में मर जाता है। कई लोगों का मानना होता है कि बाबर को जहर देकर के मार दिया जाता है, तो कई लोग कुछ भी कहते हैं इस तरह से। तो बाबर 4 साल जब भारत में गुजारता है, तो उसके बाद अपने जो इसके आने वाली जो पीढ़ी होती है, वंशज होते हैं, तो दूसरा जो बाबर का बेटा होता है हुमायूं। बाबर के 4 पुत्र होते हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर हुमायूं को पहले ही कह चुका होता है कि यदि अगर मैं मर जाता हूं तो मेरी मृत्यु के उपरांत तुम चारों भाई बराबर भागों में मेरे राज्य को बांट लेना। तो इस तरह से चारों भाइयों के बीच में जो राज्य होता है उसको विभक्त होता है। बाबर बागों का बहुत ही शौकीन होता है, बाग लगाने का। और पहली बार इसने आराम बाग में यानी आगरा में आराम बाग में ज्यामिति विधि से इसने बाग लगवाया था, जिसका नाम था नूरे अफगान, जिसको बाद में बदल करके उसका नाम आराम बाग कर दिया गया। और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि जब बाबर की मृत्यु हुई थी, तो सबसे पहले यह इकलौता ऐसा मुग़ल बादशाह था जिसको भारत के बाहर दफनाया गया है। पहले तो इसको आराम बाग में दफनाया जाने वाला था, वहीं पे इसकी जो शरीर थी, पार्थिव शरीर थी, वहीं रखी गई थी। बाद में इसे काबुल ले जाया गया, काबुल ले जा कर के इसको दफनाया गया, काबुल में इसको दफनाया गया। और इसने शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के भी चलाए थे। और भी इस तरह से इसने जब भारत आया तो अपने साथ 2 खेल लाया था, एक गंजीफा और एक इस्कबाजी। गंजीफा का खेल उसे कहते हैं ताश का। आज भी भारत में बहुत ही प्रचलित है ताश का खेल, जो लोग खेलते हैं। तो ये बाबर द्वारा ही लाया गया था भारत में। तो गंजीफा यानी कि ताश का खेल, और इस्कबाजी कबूतरों का लड़ाई, जो कबूतरों का खेल था। और जो गंजीफा था यानी कबूतरों का खेल, इस्कबाजी इसका ये इस्कबाजी जो कबूतरों का खेल था, इस्कबाजी था। इस्कबाजी ये कबूतरों का खेल था, इसका यह प्रिय खेल था। तो इस तरह से बाबर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। और ये जब इसका एक अपनी एक पुस्तक लिखा था बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी, और इसे बाद में फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान ने खाना। और इसको इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में श्रीमती बेबरीज ने इसको किया था। श्रीमती बेबरीज ने इसको अनुवाद। बाबर की जो पुस्तक थी बाबरनामा, उसको फारसी में अनुवाद किया। ये तुर्की भाषा में थी, तो फारसी में इसको अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना और पायंदा खान ने। और इसको इंग्लिश में अनुवाद किया था श्रीमती बेबरीज ने। और बाबर ने एक अपना छंद भी अलंकृत किया था, जिसको मुबैयान कहा जाता है। तो इस तरह से था। और बाबर की मृत्यु कब होती है? 1530 में हो जाती है। उसके बाद नए एक मुग़ल बादशाह की यहाँ पर
उत्थान होता है जिनका नाम होता है हुमायूं। हुमायूं महामनगा के गर्भ से पैदा होते हैं। ये जन्म कब लेते हैं? 6 मार्च 1508 को हुमायूं का जन्म होता है 6 मार्च 1508 को। बाबर के 4 पुत्र होते हैं हुमायूं के, और जो भाई होते हैं जिनमें कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं 4 भाई होते हैं। और हुमायूं का जन्म होता है 6 मार्च 1508। हुमायूं 12 वर्ष की उम्र में ही इसको बदख्शां का सूबेदार बनाया जाता है, और ये सूबेदार बनने के बाद अपने राज्य को देखते रहता है। लेकिन उसी बीच में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो इसको जब पता चलता है तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं का राज्याभिषेक कब किया जाता है? 30 दिसंबर 1530 को। 30 दिसंबर 1530 को मुग़ल सल्तनत का एक नया बादशाह, नया वारिस जो होता है हुमायूं होता है, जिसका राज्य ताजपोशी होती है 30 दिसंबर 1530 को। और सबसे पहला ये अपना युद्ध लड़ता है कालिंजर का युद्ध 1531 में। 1531 में यह पहला युद्ध कालिंजर का युद्ध प्रताप रुद्रदेव के साथ लड़ता है, और वह युद्ध लड़ने के पश्चात ही उनसे कुछ धन की प्रतिपूर्ति लेकर के, क्षतिपूर्ति लेकर के, उन्हें हरा करके यह वापस लौटने ही वाला रहता है कि इसको पता चलता है कि बिहार से जौनपुर की तरफ महमूद लोदी बढ़ रहा है आक्रमण करने के लिए। तो यह कालिंजर का युद्ध लड़ करके प्रताप रुद्रदेव से कुछ क्षतिपूर्ति लेकर के वापस लौट आता है। और दूसरा यह युद्ध लड़ता है 1532 में दोहरिया नामक स्थान पर महमूद लोदी से लड़ता है। महमूद लोदी से इसका युद्ध होता है और महमूद लोदी को पराजित कर देता है। और इस तरह से यह जो बाबर ने जहाँ पर मुग़ल सल्तनत को ला करके खड़ा किया, वहाँ पर हुमायूं इसको आगे बढ़ाते हुए अपने विजय रथ का अभियान जो है शुरू कर देता है, और 1532 में दोहरिया नामक स्थान पर महमूद लोदी को पराजित करता है। उसके बाद तुरंत 1532 में चुनार का घेरा होता है। चुनार का घेरा उस समय शेरशाह सूरी जो होता है, शेर खां जिसको बाद में शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, 1532 में यह चुनार का जो किला होता है उसके अंडर में होता है। जब 1532 में चुनार का घेरा डालता है हुमायूं, वहाँ 4 माह तक घेरा डाले रहता है, लेकिन उसकी सेना को कुछ खास सफलता नहीं हाथ लगती है, और उसे खाली हाथ वापस आना पड़ता है, और उससे कुछ समझौते हो जाते हैं। और समझौते करने के बाद हुमायूं वापस लौट आता है, शेरशाह से उसका समझौता हो जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे 1534 में, जब हुमायूं 1534 में इसका बिहार में मोहम्मद जमान मिर्ज़ा, इसको आप लोग नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, 2 ये थे, मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद जमान मिर्ज़ा। यह 2 व्यक्ति विद्रोह कर देते हैं बिहार में, और हुमायूं रुख कर देता है बिहार का और इनके विद्रोह को दबा देता है। और इनके विद्रोह को दबाने के बाद मोहम्मद जमान मिर्ज़ा और मोहम्मद सुल्तान को दबा देता है। और 1534 के बाद फिर यह गुजरात का रुख कर देता है। हुमायूं कहाँ जाता है? गुजरात जाता है। 1535 से 1536 में गुजरात का एक शासक हुआ करता है बहादुर शाह, और बहादुर शाह से इसका युद्ध होता है, छिड़ जाता है। सारंगपुर एक स्थान होता है, सारंगपुर में गुजरात के शासक बहादुर शाह से हुमायूं का युद्ध चलता है। और युद्ध के काफ़ी समय के बाद जो संघर्ष होता है, संघर्ष में बहादुर शाह की पराजय हो जाती है, और पराजय होने के बाद बहादुर शाह मांडू भाग जाता है। मांडू एक स्थान रहता है, वहाँ वह चला जाता है। इस तरह से इसका गुजरात अभियान भी हद तक सफल रहता है। हुमायूं बहादुर शाह को हराने में सफल हो जाता है, और इसको हरा करके सारंगपुर, मांडू और चंपानेर और गुजरात के आसपास के जो इलाके होते हैं उन पर हुमायूं का कब्जा हो जाता है। तो 1535 और 36 के इस तरह से इसका क्रम जो विजय का होता है वो बढ़ता जाता है, अपने पाँव को यह पसारते जाता है। अब यह आगे बढ़ता है, 1537 में जाता है, फिर से यह एक बार चुनार का रुख करता है, चुनार के किले का फिर से घेराव करता है। काफ़ी समय बीत जाता है, 6 माह तक चुनार के किले का घेराव किए हुए हुमायूं की जो सेना होती है वहाँ पर बैठ जाती है, और बैठ करके चुनार के किले का घेराव कर लेती है। और अंत में
यहाँ 1537 में यह हद तक सफल हो जाता है, चुनार के किले पर कब्जा कर लेता है और कब्जा करने के बाद यह बंगाल की ओर बढ़ जाता है। बंगाल की ओर बढ़ता है तो वहाँ की राजधानी होती है जिसको गौड़ नाम से जाना जाता है, और गौड़ वहाँ पर बंगाल की जो राजधानी होती है वहाँ पे कुछ सरदार रहते हैं, उनसे इसका युद्ध होता है। बंगाल की ओर जब बढ़ता है तो इसका युद्ध होता है वहाँ के सरदारों से, और हुमायूं उनको जो है इतना वहाँ पर रक्तपात होता है, लोगों की इतनी नृशंस हत्या होती है, मौत की जाती है कि रक्त की नदी बहती है। इसलिए वहाँ का यह नाम बदल करके, जो बंगाल की उस समय राजधानी गौड़ होती है उसका नाम बदल करके यह जन्नताबाद रख देता है। ओके, ठीक है। आगे जब हुमायूं आगे फिर से चौसा का युद्ध होता है 27 जून 1539 ईस्वी में। जब चौसा का युद्ध होता है तो उस समय चौसा में शेर खां, जो कि शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, चौसा का युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से पराजित होता है और यहाँ पर अपना जान बचा करके यह वहाँ एक नदी है जो चंदौली और बिहार का जो बॉर्डर बनाती है, जिसका नाम है कर्मनासा नदी है, तो कर्मनासा नदी में यह कूद जाता है और एक भिस्ती यानी निजाम की सहायता से हुमायूं अपने आप को किसी तरह से बचाता है और सुरक्षित होता है। फिर हुमायूं उससे बहुत ही प्रभावित होता है और उससे प्रभावित होकर के उस भिस्ती को, उस निजाम को एक दिन के लिए बादशाह घोषित कर देता है। और जब एक दिन के लिए बादशाह बनाता है तो वह जो भिस्ती होता है, निजाम होता है, वह चमड़े का सिक्का जारी करता है। किसका? चमड़े का सिक्का। चमड़े का सिक्का जारी करता है कौन? वह जो भिस्ती होता है, निजाम होता है, जो एक दिन के लिए बादशाह बनाया जाता है। यह मिलता है हुमायूं नामा में से, इसका जो है इस स्रोत है हुमायूं नामा में मिलता है कि चमड़े का सिक्का जो भिस्ती होता है वह करता है। और यहीं चौसा का जो युद्ध होता है 27 जून 1539 को, जब शेरशाह हरा देता है हुमायूं को, तो हराने के बाद ही शेर खां शेरशाह की उपाधि धारण करता है और अपने आप को बादशाह घोषित कर लेता है और खुतबा पढ़वाता है अपने नाम का। इसी क्रम में जब वहाँ से हार करके जाता है तो हुमायूं 1540 में बिलग्राम जीतना चाहता है। कन्नौज में बिलग्राम अपने भाई हिंदाल और कामरान की सहायता से बिलग्राम जीतना चाहता है, लेकिन यह असफल हो जाता है और इस तरह से हुमायूं भारत के बाहर फिर से काबुल की तरफ रुख कर लेता है और भारत के से बाहर चला जाता है। तब शेर खां शेरशाह सूरी अपने आप को स्थापित करता है और सूर वंश की स्थापना करता है और कुछ सालों तक राज करता है। उसके बाद जब शेरशाह जब सूर वंश का जब वहाँ पर कुछ विघटन होता है, जब शेर खां जब मर जाता है, जब इसकी मृत्यु होती है, तो उसके बाद फिर से हुमायूं अपने आप को पुनः स्थापित करने के लिए फिर से एक बार भारत का रुख करता है और 1554 में फिर से यह रुख करता है और पेशावर पहुंचता है और 1554 में पेशावर में युद्ध होता है और पेशावर को अपने कब्जे में लेता है। फिर 1555 में लाहौर पर कब्जा करता है। इस तरह से यह पेशावर और लाहौर पर कब्जा कर लेता है। हुमायूं 1555 में फिर लुधियाना का रुख करता है और लुधियाना में सतलज नदी के 19 मील दूर उसके किनारे मछुआड़ा नामक स्थान पर हैबत खां और तातार खां से इसका युद्ध होता है और उस युद्ध में हुमायूं इनको पराजित करता है और इसको विजय मिलती है वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 1556 में जब यह दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरता रहता है, यह इसके द्वारा ही बनाई गई रहती है एक पुस्तकालय जिसका नाम दीन पनाह था, उसकी सीढ़ियों से उतरते वक्त ये लड़खड़ा करके गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। और इसकी कब्र बनी हुई है दिल्ली में। इसकी कब्र हमीदा बानो की एक अमूल्य भेंट कही जाती है। इसकी जो कब्र है उसको दिल्ली में इसको दफनाया गया हुमायूं को, और इसका वास्तुकार था मिर्ज़ा गयास बेग था। एक इतिहासकार लेन पुल थे जिन्होंने कहा कि हुमायूं लड़खड़ाते हुए अपने राज्य को संभालना चाहा और अंत तक वह जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि जब वह सीढ़ियों से लड़खड़ा करके गिर करके मृत्यु उसकी हुई, यह कहते हैं कि वह एक बहुत ही व्यवहारगत और एक
तरह से कहा जाए तो दयालु स्वभाव का प्रवृत्ति का था हुमायूं, और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हर लोग इसका उठाते रहे। तो हुमायूं का अंत में 1556 में दीनपनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर कर के इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग अब अगले वीडियो में इसके आगे का जो हम लोग पोर्शन अब मुग़ल काल का देखेंगे। अब बाबर हो गया, हुमायूं का अब जो बेटा आएगा अकबर, तो अकबर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।